हाय, मैं नीलेश कुमार सिंह आपका हमारे इस चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे स्वागत करता हूं। और आज हमारी दूसरी क्लास है जो कि परसेंटेज की है और इसी के साथ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम सीसेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि 2023 में पूछे गए थे। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ सवाल कि किस तरीके से यूपीएससी सवाल फ्रेम कर सकता है, क्या कहाँ पे इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ सिचुएशन, कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम एज्यूम करेंगे और बाद में इसी को हम सीसेट के क्वेश्चंस में भी देख पाएंगे। देखो, एक सिचुएशन ये आती है, सिचुएशन नंबर 1, कि सपोज आपको परसेंटेज इंक्रीज दिए रखा है कि किसी क्वांटिटी में देयर इज अ परसेंटेज इंक्रीज। लेट्स से वो परसेंटेज इंक्रीज आपका R% है और आपसे पूछ दिया कि किसी क्वांटिटी में अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ है तो जो नई क्वांटिटी होगी उसका जो फाइनल वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, दूसरे तरीके से हम समझें तो हमसे ये भी बोल सकता है कि किसी क्वांटिटी में परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज डिक्रीज हुआ है और हमसे पूछ देता है कि भैया ये R% डिक्रीज हुआ है, यहां पे इंक्रीज हुआ था, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या होगी। या फिर इस सवाल को इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि इसकी जो वैल्यू थी उसमें कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो देखो, एक चीज आप समझना, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि लेट्स से कि A कोई नंबर है जिसकी वैल्यू 400 है। अब ये 400 kg भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें बोल दिया हमने भैया 20% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो हमसे अगर आप पूछेंगे कि सर कितना इंक्रीज हुआ 400 में, फाइनली अगर मेरे से बोला 20% इंक्रीज हुआ तो मेरे से पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, 400 इंटू 20%। अब आपको पिछले टेबल से याद था कि 20% का मतलब था 1/5, मैं लिख दूंगा 400 इंटू 1/5, दैट बिकम्स 80। वो टेबल याद कीजिएगा जो पिछले क्लास में बताया था। तो सीधे बोलूंगा 80 का इंक्रीज हुआ है, मेरी कैलकुलेशन आसान बन गई। और अगर मेरे से पूछेगा व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, तो मैं बोलूंगा भैया 400 है प्लस इसमें 80 हुआ है, ये 480 हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर्मूला का सोचता हूं कि अगर मेरी किसी क्वांटिटी में R% इंक्रीज है तो जो मेरी फाइनल वैल्यू आएगी AF इज इक्वल टू AO, जो कि ओरिजिनल वैल्यू थी 100 प्लस R अपॉन 100 इंटू 100%। ठीक नहीं, ये 100% नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, जो भी परसेंटेज वो इंक्रीज हुआ है वो मैं 100 में ऐड कर दे रहा हूं न्यूमरेटर में, और नीचे 100 लिख दे रहा हूं क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये इंक्रीज हुआ था, तो 100 प्लस R इतना इंक्रीज हुआ अपॉन 100। और अगर यही चीज डिक्रीज हुई थी तो मैं लिखूंगा एक F जो फाइनल वैल्यू थी वो AO इंटू 100 माइनस R अपॉन 100, ये इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझते हैं इसको और थोड़ा सा समझते हैं। तो ये आपने यहाँ पे ये देखा, तो अब यहाँ पे देखिए ये थी इंक्रीज्ड वैल्यू। तो अगर मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे निकालना है तो दिया हुआ 400 में 20% इंक्रीज है, तो मैं अगर उस वैल्यू को पुट करूँगा इनटू, मैं क्या करूँगा 100 प्लस 20 अपॉन 100 ये निकालूंगा और इसे मैं निकालूंगा तो मेरा आंसर फिर वो 480 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब जो भी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है न्यूमरेटर में उसमें 100 में ऐड कर देंगे, अपॉन 100 कर देंगे, सीधा जवाब निकल के आ जाएगा। अब इसी की जगह अगर A में की वैल्यू 400 थी और इसमें 20% डिक्रीज था, 20% डिक्रीज था, तो मैं फिर से इसे वैल्यू पुट कर सकता हूँ 100 इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100, ये निकल के आएगा 400 इंटू 80
बाई 100 दैट इज 4/5 और इसे आप काटेंगे 5 8 जा 80 320। तो ये फाइनल वैल्यू मतलब कि 400 अगर 20% डिक्रीज होगा तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 320 निकल के आएगी। अब किस तरह से ये यूज हो सकता है आप समझिएगा। मैंने सोचा था वाइट बैकग्राउंड यूज करूंगा, लेकिन आज भगवान भी चाहता है कि मैं ब्लैक बैकग्राउंड यूज करूं, तो चलो आज ब्लैक बैकग्राउंड में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है कि सपोज ये एक ए क्वांटिटी है, ये x% इंक्रीज हुई किसी टाइम पे, फिर किसी टाइम पे y% इंक्रीज हुई और फिर किसी टाइम पे z% लेट से डिक्रीज हुई। तो मैं इसको सक्सेसिव वे में देखूंगा तो फाइनल ए की जो वैल्यू होगी वो क्या लिख सकता हूं, सेम फॉर्मूला a 100 प्लस x अपॉन 100, उसके बाद y भी इंक्रीज था तो 100 प्लस y अपॉन 100, z डिक्रीज था तो 100 माइनस z इंटू 100/100। तो ये मैं बोलूँगा कि भैया ये चीज़ निकल के इस तरह से आएगी। अगर 2 इंक्रीज हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है, अगर y डिक्रीज हो रहा था तो माइनस हो जाता। सेम चीज़ है, हमने इसको स्ट्रेच कर दिया। अब इस तरीके के सवाल कहाँ पे आते हैं, पॉपुलेशन जैसी जगह पे आते हैं। जैसे पॉपुलेशन का सवाल पूछ लिया आपसे, बाई चांस पॉपुलेशन का सवाल आ गया, आपसे बोल दिया कि सपोज सन 2011 में किसी शहर की पॉपुलेशन 10 लाख थी, ठीक है, और हमसे बोला गया 2012 में इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, ठीक है। ये आपसे बोला गया है 2013 में, 2011 से 2013 में इसकी जो वैल्यू है वो 30% घट गई इसकी पॉपुलेशन की वैल्यू, और आपसे पूछ दिया कि 2013 के एंड में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो आप कैसे करोगे, आप सीधे लिखोगे 10 इंटू, इंक्रीज हुई है ना 100 प्लस 20/100 इंटू 100 माइनस 30 अपॉन 100, और जो भी ये आंसर निकल के आएगा आप बोल दोगे यही उसका जवाब होगा। ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, आपका काम यहाँ से आसान हो जाएगा अगर आप इस बेसिक चीज़ को समझ जाएंगे। तो जब भी ऐसा हो, सक्सेसिव इंक्रीज हो डिक्रीज हो, आप इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने लाख फाइनली पॉपुलेशन होगी, और अगर आपसे पूछ दिया कि कितनी फाइनल चेंज होगा पॉपुलेशन में इंक्रीज और डिक्रीज के टर्म्स में, तो जो ये वैल्यू आएगा 10 में से प्लस माइनस कर देना, आंसर निकाल के बता देना एग्जामिनर को। एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, अच्छे नंबर देके खुशी खुशी अपने घर चला जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक क्लास है, सपोज यू हैव अ क्लास, इस क्लास में 40% बॉयज हैं, ठीक, और इस क्लास में जो भी लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं, 30% ऑफ बॉयज दे फेल। जितने भी लड़के 30% फेल कर जाते हैं, और जितनी भी लड़कियां हैं 20% ऑफ गर्ल्स दे फेल। और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज ओवरऑल। मतलब सवाल आपसे ये कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें 40% लड़के हैं, 30% लड़के जो भी हैं वो फेल हैं, 20% लड़कियां फेल हैं, तो पासिंग परसेंटेज क्या है। तो एक सीधा सा तरीका है इस तरीके का सवाल करने का। देखो, जब यहाँ पे जब कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे ऐसा मत करना कि आप x मानने लगना, आप सीधे ये मानना कि सपोज मैं कर लेता हूँ कि मेरे पास 100 बच्चे थे। कैलकुलेशन आसान बनाने की कोशिश है, आप x मान के कर सकते हो, लेकिन आपको इसके चलते फिर दिक्कत होगी। मेरे पास 100 बच्चे थे, इसमें 40% लड़के थे, तो इसका मतलब 40 लड़के होंगे, 100 में 40। इसका एक और मतलब है कि अगर 40 बॉय हैं
तो 60 गर्ल्स होंगी, 60 लड़कियां होंगी। और ये दे रखा है कि 30% बच्चे फेल हो गए, 30% लड़के फेल हो गए, तो 30% 40%, 40 में से फेल हो गए, तो मतलब 30% ऑफ 40 ये निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा? 30/100 इंटू 40, 12 निकल के आएगा। तो मैं बोलूंगा 12 लोग फेल हो गए, दे फेल। 60 लड़कियों में से 20% लड़कियां फेल हो गई, तो मैं क्या बोलूंगा? इसमें से भी ये लड़कियां जो हैं, इट इज 12 गर्ल्स फेल, 12 लड़कियां फेल हो गई। यहां पे 12 लड़के फेल हो गए, 12 लड़कियां फेल हो गई। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है पासिंग परसेंटेज पूछा, तो मैं देखूं तो टोटल कितने लोग फेल हो रहे हैं, तो इसको मैं प्लस कर दूंगा, इट इज 24 आर फेल। 100 में से 12, अब मैं ये चीज देख पा रहा हूं कि 100 में से 24 लोग तो फेल हैं, तो पास कितने हैं? पास हैं आपके 100 माइनस 24, इट इज इक्वल टू 76। और यही मेरा उत्तर है, 76% बच्चे जो हैं वो पास हैं। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा सा घुमाया जा सकता है, और आपसे ये चीज़ देने के बाद आपसे बोल दिया कि लड़कों में कितने परसेंटेज पास हैं, तो सीधा सा माइनस कर देना, ये फेल है और ये हैं बच्चे, वेट अ सेकंड, हाँ 76% आपके ये ओवरऑल पास हैं। अब लड़कों में पासिंग परसेंटेज पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट जो बच्चे हैं लड़के ओवरऑल परसेंटेज से, ओवरऑल क्लास में कितने परसेंट बच्चे लड़के जो हैं वो एक्चुअली पास हैं। तो 40 लड़के थे, 12 फेल हैं, तो आपके 28 बच्चे जो हैं लड़के वो पास हैं। तो लड़कों का पासिंग परसेंटेज ओवरऑल क्लास के टर्म्स में 28% है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल बहुत आसान हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप देखो, सीधी सी बात है, कोई भी सवाल टफ नहीं होता, अगर आप उसका स्टेटमेंट समझ जाओ ना, और उस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कन्वर्ट करके उसको फ्रेम कर सकोगे, तो आपका क्वेश्चन हमेशा बहुत आसान बनेगा। हम क्या करते हैं ना, हाथ उठा देते हैं, खड़ा कर देते हैं, ये गलती करते हैं, इसलिए आपसे सवाल नहीं हो पाते। क्वेश्चन को बहुत एकदम जितना सिंप्लीफाई करके आप सोचोगे, वो क्वेश्चन आपके हाथ में उतना आपके हाथ में मजबूती के साथ आता जाएगा। ठीक है, वो डेफिनेटली नो डाउट प्रैक्टिस का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, सपोज एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट ही गेट्स लेट्स से 30% मार्क्स। ठीक है, 30% इसको मार्क्स मिलते हैं, 30% मार्क्स, और ये फेल करता है, बट 30% नंबर तो मिलते हैं, बट ही फेल बाई 10 मार्क्स। ये सिचुएशन दी, ये वाले क्वेश्चंस आते रहते हैं वैसे। अगर इसको 35% मिलते, इफ ही गेट 35%, अगर इसको 35% नंबर मिल जाते तो ही पास, वो पास कर जाता है कितने से? 5% मोर मार्क्स से, 5% मोर मार्क्स देन पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो एक बच्चा है कि भाई आपने ये दे रखा है, मतलब ये 5% नहीं, ये बेसिकली 5% नहीं है, 5 नंबर ज़्यादा है इसके, 5 मार्क्स मोर मिले हैं इसे। तो एक बच्चा है जिसके 30% नंबर आते हैं तो 10 मार्क्स से फेल हो जाता है। वही बच्चा अगर इसके 35% मार्क्स आते हैं तो 5 नंबर ज़्यादा पाता है पासिंग मार्क्स से। तो पूछा गया है इसमें किस टाइप के सवाल बन सकते हैं कि भैया हमको या तो मैक्सिमम मार्क्स बता दो, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, हमसे पूछ ले सकता है कि भैया पासिंग मार्क्स क्या हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पासिंग परसेंटेज कितना है। ये 2-3 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं, आराम से आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखो 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं, जो भी आपको समझ में आए उसको फॉलो कर लेना। पहला तरीका इक्वेशन वाला, हम मान के चलते हैं मैक्सिमम मार्क्स x है, मैक्सिमम मार्क्स हमने x मान लिया, तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा?
पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू, सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग 30% नंबर पाता है ये, 30% नंबर पाता है किसका, मैक्सिमम मार्क्स का, लेकिन 10 मार्क्स से फेल हो जाता है, 10 मार्क्स से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये पासिंग ये जो वैल्यू है, जिसकी जो क्वांटिटी है, ये पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम है। तो अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूंगा तो मेरा पासिंग मार्क्स निकल आएगा। इस स्टेटमेंट को समझिएगा कि अगर 100 नंबर है मैक्सिमम नंबर, मैं और 35% पासिंग मार्क है और मेरे को 30% मिल रहे हैं, तो मैं 5% मतलब 5 नंबर पीछे हूं। और अगर मैं उसमें 5 नंबर ऐड कर दूंगा तो मेरे को फाइनली पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। सेम चीज यहां पे हो रही है। एट द सेम टाइम सेकेंड सिचुएशन ये कहती है कि 35% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स पाने के बाद मेरे पास 5 नंबर ज्यादा हैं, तो इसको अगर मुझे पासिंग मार्क्स के बराबर बनाना होगा तो इसको मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा। तो सीधा सा तरीका है। अब ये सीधा सीधा निकल जाएगा। अब ये आ गई हमारे पास 2 इक्वेशन। अब आप इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, चलिए निकालते हैं। 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15, 5 3 जा, x इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू 300 आ गई। ठीक है। अब मेरे से पूछेगा पासिंग मार्क्स कितने हैं। पासिंग मार्क्स मेरे से पूछेगा तो मैं किसी में भी वैल्यू पुट कर दूंगा। 30/100 इंटू 300 प्लस 10, इट बिकम्स, ये कट गया 90 इंटू 100। 100 इज द पासिंग मार्क्स। परसेंटेज वाइज पासिंग मार्क्स का पूछ लेगा तो मैं बोलूँगा 33, 1/3%, बिकॉज 100 अपॉन 300 इंटू 100%। ये अब यहाँ से है 100 अपॉन 300 इंटू 100%, दिस इज द परसेंटेज। ठीक है। तो ये आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हो। लेकिन एक और तरीका है इस सवाल को करने का। वो तरीका क्या है, ठीक है, ये कर लिया। मैं इस तरीके से मान लो करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको मैं ईजी वे में कर लूँ और आसानी से कर लूँ। तो एक चीज़ समझना, जब मेरे 30% आए थे, ठीक है, मेरे 30% आए थे, ठीक, तो मैं 10 नंबर से फेल कर रहा था। फेल को मैं माइनस में लिख लेता हूं। ठीक। जब मेरे 35% आए, जब मेरे 35% आए तो मैं 5% नंबर ज़्यादा ला रहा था पासिंग मार्क्स से, तो मैं इसे प्लस में लिख लेता हूं। तो मेरा जो डिफरेंस है, इस 5% के डिफरेंस इज इक्वल टू -10 और +5, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, इज इक्वल टू 15 के बराबर है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। 30% लाया था तो मैं 10 नंबर से फेल कर रहा था। चूंकि मैं फेल कर रहा हूं तो वो क्वांटिटी निगेटिव में आएगी। पास को पॉजिटिव में लोगे तो फेल को तो निगेटिव ही लोगे। और मैं 35% ला रहा हूं तो 5% से पास, 5 नंबर से पास हो रहा हूं, एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं तो मैं प्लस में चला जाऊंगा। यानी कि मेरे 5% फालतू आ रहे हैं तो मेरे जो नंबर का गैप आएगा वो 15 नंबर का गैप आएगा। इट मींस 5% इज इक्वल टू 15। 5% का मतलब 15 है, तो नंबर जो फाइनल मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स, वो तो 100% होंगे। 100 मार्क्स, अब इसमें यानी कि इसमें कितना मल्टीप्लाई किया मैंने, 20 का, तो यहां भी 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 2 एंट्री जा 300, तो ये निकल के आएगा 300। इस चीज को आप यूज करना सीख गए। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स में दिखाऊंगा। अगर इस चीज को आप यूज करना सीख गए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती चली जाएगी। फिर से समझ लीजिए, मेरे पास 30% नंबर थे तो मैं फेल कर रहा था 10 नंबर से, यानी कि ये क्वांटिटी थी पासिंग मार्क्स की, तो मैं फेल कर रहा था 10 नंबर से, और मैंने यहाँ पे 30% पे था। और मैंने अगर 35% लाया तो मैं 5 नंबर एक्स्ट्रा ला रहा था, तो इनके बीच का जो गैप आया वो 5% था। वो 5% 20 के बराबर था, तो जाहिर सी बात है 100% इज इक्वल टू 300। सिंपल। ठीक। अगला सवाल एक देख लेते हैं। एक
सपोज एक क्वेश्चन है, लीची है, अपने पास लीची, मुझे लीची खाने का बहुत शौक है, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ लीची, इफ जो इसका प्राइस है, इफ प्राइस ऑफ लीची इज, अगर लीची का प्राइस डिक्रीज करते 20 रुपए से, इफ प्राइस ऑफ लीची इज डिक्रीज बाई 20%, इफ प्राइस ऑफ लीची 20% से डिक्रीज किया जाता है, तो इट इनेबल्ड द बायर, ये क्वेश्चन आते हैं, इट इनेबल्ड द बायर, बायर को ये इनेबल करता है कि वो 10 लीची, दैट ही कैन बाय 10 more लीची फॉर ₹100। तो मेरे से पूछ लिया है कि भैया उसका प्राइस होगा, बताओ घटा प्राइस बताओ या फिर एक्चुअल प्राइस बताओ। मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरे को एक लीची है, इसका दाम घट गया 20% से, तो उसके चलते 100 रुपए में जितनी मैं लीची खरीद रहा था उसमें मैं 10 लीची और खरीद सकता हूं। यानी कि अगर मैं पहले X लीची खरीद रहा था तो अब मैं X + 10 लीची खरीद सकता हूं। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, यही कह रहा है ना। अब आप समझिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सपोज करते हैं, अपनी कैलकुलेशन आसान बनाने का, अब देखो तुम्हें अननोन क्वांटिटी में किसको इमेजिन करना है किसको नहीं करना है, ये आपको ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं यहां पे प्राइस की ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि प्राइस घटा है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि इनिशियल जो प्राइस था, इनिशियल प्राइस वो X रुपीस था, ठीक है। इनिशियल जो प्राइस था वो X रुपीस था लीची का, एक लीची का दाम X रुपए था। तो 100 रुपए में मैं कितनी लीची खरीद सकता हूं? 100/X, यही तो बात कह रहा है। एक लीची का दाम X रुपए है, तो 100 रुपए में कितनी लीची खरीदोगे? 100/X। न्यू प्राइस, न्यू प्राइस क्या है लीची का? 20% घट गई है। 20% घट गई है तो आप याद कीजिएगा इसका 20% घटने का क्या मतलब था। तो नया प्राइस क्या होगा? x इंटू 100 - 20/100, ये नया प्राइस होगा, दैट इज 4/5x। 80/100 4/5, 4/5x। तो मैं नई क्वांटिटी जो खरीद सकता हूं, न्यू क्वांटिटी, आप कितना खरीद सकते हो? ज़्यादा तो खरीद लोगे क्योंकि दाम कम हो गए, वो खरीदोगे 100/4/5x, यही तो खरीद पाओगे। फोर बाई 5x। अब ये कह रहा है जो ये नई क्वांटिटी है वो इस क्वांटिटी से 10 ज़्यादा है, तो मैं लिख सकता हूं 100/4/5x माइनस 100/x इज इक्वल टू 10। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, मेरा जवाब निकल जाएगा। करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा, आप 1/x इधर ले जाइए, 10 से तो 10 काट ही दो, 50/4x अपॉन 10/x इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू, ये 12.5, ये हो जाएगा 10, इट इज इक्वल टू 2.5। x की वैल्यू 2.5 है, ठीक है। तो इनिशियल प्राइस जो है वो 2.5 रुपये है। अब ये देखो, जितनी जल्दी आपको ये कैलकुलेशन वाली चीज़ें, ये तो आप जानते भी होगे, नहीं जानते तो थोड़ा कैलकुलेशन पे आप वर्क करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मेरे से कोई भी सवाल पूछेगा, नया प्राइस पूछ लिया 2.5 रुपये है, और मुझसे पूछेगा नया प्राइस, पुराना प्राइस क्या है, ये 2.5 रुपये है। नया प्राइस पूछेगा तो मैं बोल दूंगा 2.5 इंटू 4/5, ये निकालूंगा तो 2 रुपये आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ कितनी लीची, क्या लीची, वो सारा कुछ निकल जाएगा, ठीक। आप इसे एक बार देखिए ध्यान से, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं।
अच्छा, इसका एक और अप्रोच हो सकता है, ये तो था इक्वेशन वाइज, अगर ना समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो यार, अल्टीमेटली आपको सी सेट, ये एसएससी नहीं है, सी सेट है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, वो काफ़ी है। ठीक है, टाइम लेके कर लो, लेकिन सही करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत हाईएस्ट लाना है, आपको पास करना है, सी सेट क्वालिफाई करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझना चाहूँ तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मेरे को पता है कि 20% डिक्रीज होने के चलते मैं 10 लीची ज़्यादा ले पा रहा हूँ। इसको मैं इस तरह से भी सोच सकता हूँ कि जो 20% डिक्रीज है, यानी कि मैं 100 रुपये में जो लीची ले रहा था, ठीक है, वही लीची अब मैं 80 रुपये में भी ले सकता हूँ। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, 20% डिक्रीज हुआ है क्योंकि इसके प्राइस में, तो ओवरऑल यहाँ पे प्राइस पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि जो मैं 100 रुपये में खरीदता वो मैं 80 रुपये में भी खरीद सकता हूँ, 20% डिक्रीज हो गया। ठीक, और लेकिन अब ये जो गैप आ गया 20 रुपए का, 20 रुपीज, 20 रुपए के मैं कितनी लीची एक्स्ट्रा खरीद रहा हूं? 10 लीची। तो एक लीची का प्राइस क्या हो गया? 2 रुपीज। सीधे आंसर निकल के आ जाएगा। और लेकिन ये चीज समझना, क्योंकि ये घटे हुए प्राइस की हम बात कर रहे हैं कि मैं 10 एक्स्ट्रा ले रहा था, तो एक लीची का प्राइस हो जाएगा 2 रुपए। अब उसके बाद डिक्रीज का जो ये फॉर्मूला था, भाई डिक्रीज हुई थी प्राइस, अब मैं मान लेता हूं x इंटू 100 प्लस 20, डिक्रीज हुआ था 100 माइनस 20 इक्वल टू 2। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ओरिजिनल प्राइस निकल के आएगा 2 इंटू 5/4, इट इज़ 2.5। सिंपल है। तो इस तरह से एक सिंगल स्टेप में भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो अच्छा लगे कर लो यार। देखो, घुमा फिरा के मुद्दे की बात ये है ना कि तुमको क्वेश्चन करना है, ठीक है, कोई भोगाल नहीं मारना है कि अपन किसी शॉर्टकट से किए कि कैसे किए। ये शॉर्टकट है, समझ में आ गया तो कर लो, नहीं तो ये लॉन्ग कट है, एटलीस्ट समझ में आ रहा है, कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आपने कैसे किया है, सही उत्तर जरूरी है। और कहाँ पे परसेंटेज यूज होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर के सवाल में। इनकम एक्सपेंडिचर, भैया कमाते हो तो खर्चा भी तो करते हो, सिंपल है। कितना अच्छा होता ना कि भाई इनकम जो भी होती और सारी बच जाती, खर्चे कोई और उठा लेता। ऐसा होता नहीं है, खर्चा करना पड़ता है। जो आपकी इनकम होती है उसमें जो आप खर्चा करते हो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये आपकी सेविंग बन जाती है। इस पे सवाल आते हैं कई सारे। एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं। सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ रेशियो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज 3:2, किसी व्यक्ति की इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो रेशियो वो 3:2 है। नेक्स्ट ईयर ऐसा होता है कि जो आपकी इनकम है ये 20% इंक्रीज हो जाती है, ठीक। और जो आपका एक्सपेंडिचर है, ये देखिए, ऊपर का एरो मतलब इंक्रीज, नीचे का एरो मतलब डिक्रीज। जो एक्सपेंडिचर है वो आपका 30% डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास सवाल है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। ये एक सवाल बन सकता है, कभी भी आ सकता है, अच्छा सवाल है। इसको कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल सा देखो तरीका आपको बता रहा हूं। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि देखो यार, मेरी इनकम जो भी है और जो मेरा एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर, अगर मेरी इनकम 3 है, मेरा एक्सपेंडिचर 2 है, तो मेरी सेविंग मुझे पता है 1 है। 3:2, सिंपल यही तो बोल रहा हूं मैं, ठीक। मेरी इनकम अगर 3 है, मेरा एक्सपेंडिचर अगर 2 है, तो मेरी सेविंग 1 है। अब मेरे से कह रहा है कि मेरी इनकम में 20% इंक्रीमेंट हो गया, मेरी इनकम में 20% इंक्रीमेंट हो गया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो मेरी नई इनकम होगी वो कितनी होगी? 20% इंक्रीज हुआ 3 में, तो 3 इंटू 120 अपॉन 100, दैट इज 3.6।
और अगर मेरे को ये भी पूछ लिया होता बाई चांस, इसमें है नहीं सवाल, बट अगर आपसे पूछा होता कि कितना इंक्रीज हुआ इनकम में, तो मैं सीधा करता 3 इंटू 20/100, ये इंक्रीज हो रहा था, दैट इज 0.6, ये निकल के आता। बट फिलहाल तो ये नहीं है डिमांड, मेरे से बस इतना बोला है कि इनकम में ये इतना इंक्रीज हो गया, तो मेरी जो न्यू इनकम है वो ये है। एक्सपेंडिचर में 30% डिक्रीज है, एक्सपेंडिचर में 30% डिक्रीज है। इसका मतलब मेरा नया जो खर्चा होगा, जो मेरा नया खर्चा होगा वो कितना होगा, 2 इंटू 100 माइनस 30 अपॉन 100, दैट इज 1.4। और यहीं पे अगर मेरे से पूछ दिया होता कि कितना आपका क्या कहते हैं डिफरेंट वो है, मतलब कितना एक्सपेंडिचर कम हुआ है, तो 2 इंटू 30% करते तो वो निकल के आता 0.6। ठीक, तो सेविंग, न्यू सेविंग क्या हो गई, इसको मैं माइनस कर दूंगा, न्यू सेविंग को मैं माइनस, इसको माइनस कर दूंगा तो न्यू सेविंग निकल के आ जाएगी। तो 3.6 माइनस 1.4 इट बिकम्स 2.2, ये निकल के आएगा 2.2। तो सीधा सा है कि अगर मेरे से परसेंटेज चेंज इन सेविंग पूछ रहा है, तो मेरे से अगर परसेंटेज चेंज इन सेविंग पूछ रहा है, तो यार देखो सीधी सी बात है, ओल्ड जो सेविंग थी आपकी, जो ओल्ड सेविंग थी वो हमने 1 मान लिया था, न्यू सेविंग जो आ गई वो हमारी है 2.2। ठीक है, तो न्यू सेविंग कितनी है, मतलब डिफरेंस कितना है इसके बीच, डेल्टा इज इक्वल टू 1.2, ये डिफरेंस है, इतनी सेविंग हमारी बढ़ गई। किसके कंपैरिजन में बढ़ी, बाई 1 के कंपैरिजन में बढ़ी। परसेंटेज के टर्म्स में बताना है तो ये बताऊंगा, और ये बन हो गया 120%। तो हमारी जो नई सेविंग है वो 120% बढ़ गई। वो परसेंटेज का जो आपको स्टेप बताया था प्रोसीजर, न्यूमरेटर में क्या रखना है जिसको कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर में क्या करना है जिससे कंपेयर करना है, इंटू 100, यही करके हमने ये सवाल किया है। परसेंटेज के सवाल इतने टफ नहीं होते जितना टफ हम उसे बना देते हैं। तो बिल्कुल मत घबराना, सवाल आए आराम से देखना, समझना, जैसा अच्छा लगे कर लेना। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक और तरीका बता देता हूँ, वो भी इसी तरीके, यही तरीका है, घुमा फिरा के थोड़ा सा हल्का सा आपका काम या फिर कंफ्यूजन और दूर कर सकता है। इसमें कुछ मत करना, मैं अगर इसको कैलकुलेशन करना चाहूँ तो रेशियो दिया हुआ 3:2, मैं इनकम मान लूँगा 300 और एक्सपेंडिचर मान लूँगा 200, तो मेरी सेविंग हो जाएगी 100। सिंपल, मतलब मैंने क्या किया, सब में 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा 300, 200, 100। अब नेक्स्ट ईयर मेरी इनकम 20% बढ़ गई, तो 300 में 20% बढ़ा तो कितना आ जाएगा, 300 में 20% बढ़ा तो यानी कि 120/100, ये काटेंगे तो निकल के आया 360 नई इनकम। एक्सपेंडिचर घट गया 30%, यानी कि 140 हो गया, डिफरेंस 220 आ गया। कितना इंक्रीमेंट, 120 अपॉन 100 इंटू 100%। वैल्यू मतलब इस रेशियो के लिए कुछ वैल्यू दे के भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बट इन चीज़ों का यूज करते समय थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है कि अगर हम रेशियो वाइज चीज़ें दी हुई हैं तो सारी चीज़ें रेशियो वाइज दी हुई हैं कि नहीं, या फिर अगर हम कोई ऐसी क्वांटिटी यूज करें जो रेशियो वाइज नहीं दी हुई है तो उसको हम किस हद तक कब तक यूज कर सकते हैं, वो बहुत समझदारी से यूज करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला सवाल एक आता है, जैसे कि मान लो कि A 40 ज़्यादा है B से, A इज लेट्स से A इज 40% मोर देन B, इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। A 40% ज़्यादा है तो B, देन B इज हाउ मच % लेस देन A। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, A 40% ज़्यादा है तो B कितना % लेस है, वो 40% बोल देंगे, वहाँ पे उसका आंसर गलत हो जाएगा। इसको आप 40 गलती से भी मत लिख देना, ये आप गलती करोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, कभी ऐसा सवाल आ जाए तो कुछ मत करो। A दिया है ना 40% B से ज़्यादा, तो B को मान लो 100, सीधे बोलो भैया B हमारा 100 है, तो A कितना हो जाएगा, 40% ज़्यादा 140 हो जाएगा, सीधा सा है।
तो कितना परसेंट लेस है ए से, बी पूछा है कितना परसेंट ए से लेस है, तो ये इसका बीच का डिफरेंस कितना है 40, 40 लेस है, ठीक। उसके बाद क्या बोला, किससे कंपेयर करने को बोला है, लेस देन ए, कितना परसेंट मतलब ए से कितना परसेंट लेस है, लेस देन ए, तो नीचे का वैल्यू हो जाएगा 140 इंटू 100% कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप एक फॉर्मूला चाहें अगर, तो एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, लाइक अगर दिया हुआ है ए इज आर परसेंट, इफ ए इज आर परसेंट मोर देन बी, अगर ए आर परसेंट बी से ज्यादा है, ठीक, देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। ये अगर सवाल दिया हुआ अगर इस टाइप का हो तो सीधे सीधे लिख देना, इट इज आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100%, ये इसका जवाब निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना परसेंटेज लेस है ए से, आर अपॉन, अब ये ऐसे हिसाब से अगर यहाँ पे पुट करोगे इसको तो देख लो 40 अपॉन 100 प्लस आर, 100 प्लस 40 सेम निकल के आएगा, दोनों की वैल्यू सेम है। नहीं याद आ रहा, वैल्यू पुट करके कर लो, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी कर लोगे। मेरा पर्पज़ आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज देने का नहीं है, मेरा पर्पज़ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का है। कुछ बेसिक चीज़ें वो तो याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि अगर ए बी से 20% ज़्यादा है, ठीक है, तो ए का वैल्यू बी के टर्म्स में मैं 100 प्लस 20 अपॉन 100 करूंगा, ये तो याद रखना पड़ेगा, ये बेसिक है। बाकी सब चीज़ें धीमे धीमे निकलती चले जाएंगे। तो वो कंपैरिजन वाला याद है जो आपको बताया था 6, वही तो हो रहा है कहीं ना कहीं हर जगह पे। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और आ जाता है, जैसे अगर R% ज़्यादा था, अब आ गया A इज R% लेस देन B, B से R% लेस है, और पूछ लिया देन B इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए। अगेन सीधा सा कर लो, R अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100, वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस कर दो। एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ, सपोज A इज 40% लेस देन B, देन B इज हाउ मच परसेंट मोर देन A। अगर ये सवाल आ गया तो क्या करोगे, सीधा करो 40 अपॉन 100 माइनस 40 इंटू 100। लेकिन सपोज मेरे को ये फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं क्या करूँगा, A 40% B से कम है, यही तो दिया हुआ है, A 40% B से कम है, यानी कि अगर मैं B को 100 मानूंगा तो A की वैल्यू मेरे को साफ साफ दिख रही कि 40% कम है, तो वो 60 हो जाएगी। तो मेरे से पूछ रहा है कि B A से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो मेरे को दिख रहा है डिफरेंस है 40, 40 ज़्यादा है, किससे कंपेयर करना है, A से कंपेयर करना है, इंटू 60 इंटू 100। नहीं याद है कोई बात नहीं यार, सारे फार्मूले क्या करोगे याद करके, ऐसे कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो दिमाग में, फॉर्मूले को अपने आप डिराइव करने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 1 मिनट फालतू लेंगे लेकिन क्वेश्चन सही करेंगे, सीधे 2.5 नंबर लेके आएंगे, अपन कोई SSC नहीं निकालने बैठे हैं, ठीक है। बट याद है तो बहुत अच्छी बात है, और जल्दी हो जाएगा, बस इतना सा है, तो इतना घबराना नहीं है, परसेंटेज बहुत आसान है। अब सक्सेसिव चेंज वाली चीज आती है ना, जैसे कि मान लो कि एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सक्सेसिव चेंज किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सक्सेसिव चेंज आप समझना इस चीज को, सपोज कोई वैल्यू है 100, अब ये जब मैं 100 लिखता हूँ ना, तो बाद में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम कभी पता चलेगा हम 100 मार्क्स की बात कर रहे हैं, कभी 100 kg की बात कर रहे हैं, कभी 100 मीटर की बात कर रहे हैं, कभी 100 की कोई और यूनिट, सेंटीमीटर, कुछ भी, मतलब कोई भी यूनिट वाइज बात करें, 100 सेकंड की बात कर रहे हैं, उसमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज सबकी बात कर रहे हैं। बट फिलहाल मैंने सिर्फ वैल्यू ली है। अब इसमें दिया हुआ है सपोज कि 20% इंक्रीज हो गया, ठीक, फिर उसमें दिया हुआ है कि 30% इंक्रीज हो गया, ठीक है, और मेरे से पूछा कि टोटल परसेंटेज चेंज, या फिर पूछ दिया टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है। तो आप इस सवाल को करने के लिए
आप क्या करेंगे, 100 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस 100 में मेरे को पता है 20% इंक्रीज हुआ है, तो 100 इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100, ये नया वैल्यू था। उसके बाद 30% और इंक्रीज हुआ है इसमें मैं क्या करूंगा, इंटू 100 प्लस 30 अपॉन 100 करूंगा, यही तो करूंगा। अब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, तो ये जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये निकल के आएगा 100 इंटू 120 बाई 100, इट इज 6/5 इंटू 130 बाई 100, इट इज 13/10। ये काटूंगा, 5 2 जा 6 2 जा 12 एंड 12 13 जा 12 जा 144 एंड देन 156, तो ये वैल्यू आ गई 156, ठीक है। 56% सक्सेसिव चेंज, ये सक्सेसिव चेंज हुआ है 56, ये 156 नई वैल्यू आ गई, इट इज द न्यू वैल्यू, ठीक है। तो मेरा पता था कि पहले वो क्वांटिटी थी 100, वो बन गई 156, तो मेरे से पूछेगा कितना परसेंट चेंज हुआ, तो मैं बोल दूंगा 56% चेंज हुआ है, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, अब यहां पे इसके बगल में कॉल लिख लेते। सपोज मेरे पास 200 दिया होता और 20% इंक्रीज होता और फिर 30% इंक्रीज होता, और मेरे से पूछ देता कि टोटल परसेंटेज चेंज, टोटल चेंज या टोटल परसेंटेज इंक्रीज, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 200 लिखूंगा इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 30 अपॉन 100, ये जो मैं लिखूंगा, ठीक है, इसमें कोई समस्या। 200 इंटू 6/5 इंटू 13/10, अब इसको मैं करूंगा, काटूंगा 50, ये 4 हो गया, इट इज 4 6 जा 24 इंटू 13, इट बिकम्स 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 5 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 प्लस 5 312, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मेरे से परसेंटेज चेंज पूछा, परसेंटेज चेंज पूछेगा, मैं बोलूँगा 312 में मैं माइनस करूँगा 200, और 200 से मेरे को कंपेयर करना है, तो सीधे मैं निकालूंगा, ये काटूंगा 112 अपॉन 200 इंटू 100%, 56%। मैं क्या देख रहा हूँ यार, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम आ गई, और मैं आपको बताऊं, आप सरप्राइज हो जाएंगे जानकर कि अगर ये वैल्यू 300 होती या 1000 होती या 1,00,000 x भी होती ना, तो भी परसेंटेज चेंज 56 ही आता। यानी कि क्वांटिटी पे परसेंटेज चेंज मैटर नहीं कर रही, वो परसेंट चेंज कितना हो रहा है उस पर वो चीज डिपेंड कर रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में इन चीजों को निकालने के लिए मेरे पास एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होगा ये हमेशा काम आएगा। और इसमें पुट कैसे करना है, इसमें सिंपली इतना काम ये करना है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैं वैल्यू लूंगा पॉजिटिव, अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं वैल्यू लूंगा नेगेटिव। बस इतना जरूर ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना, ना गलती कर दोगे, नहीं तो ऐसे ही निकाल लेना, नहीं समझ में आए तो। वरना ये अगर आपने ध्यान रख लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 ये अपन को करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में, चलो मैं ये मिटा भी देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको इसमें दिखा सको। चलो ये वाला आपने नोट कर लिया होगा, यही मिटा देते हैं। इस सिचुएशन में अगर मुझे निकालना होता इस फॉर्मूले से, तो मेरे से बोला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। मैं देखता हूं x की वैल्यू दी हुई है 20, दूसरा वाला परसेंटेज चेंज 30 प्लस x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30 अपॉन 100, ये आया 50 प्लस 6 इक्वल टू 56। सिंपल, निकल के आ गया तुरंत। इतना कैलकुलेशन क्यों करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ होता, मान लो कि इसमें अगर ये
डिक्रीज होता, ये डिक्रीज होता, ये इंक्रीज होता, तो क्या करते? और मेरे से पूछा परसेंटेज चेंज क्या या फिर इंक्रीज होगा कि फाइनली डिक्रीज होगा, तो मैं क्या करूंगा, निकालना शुरू करूंगा। देखो 20% इंक्रीज है, 30% डिक्रीज है, तो मैं लिखूंगा +20, इसका साइन पॉजिटिव था, -30 प्लस x की वैल्यू थी 20, y की वैल्यू थी -30 अपॉन 100, क्योंकि डिक्रीज के लिए मैं नेगेटिव लूंगा। ये निकल के आ रहा है -10 -6, इट इज -16%। तो ओवरऑल मेरे से पूछेगा, अगर मेरे से ये सवाल आता है कि ओवरऑल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो मैं निगेटिव देखते ही बोल दूंगा डिक्रीज होगा, और ये साइन अगर पॉजिटिव आता तो मैं बोलता कि इंक्रीज होगा। ये चीज समझना, जो भी साइन आएगा ये आपको बताएगा कि आपका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज है, निगेटिव है तो डिक्रीज है। तो ये माइनस में आ गया तो मतलब डिक्रीज है। कितना डिक्रीज है? 16% डिक्रीज है। इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब कई सवाल बन जाते हैं, जैसे अब एक कोई क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, अब इसमें मान लो वही है, मान लो कि लेट्स से जैसे ये पिछला वाला क्वेश्चन था 20%, इसी की जगह 30% होता, 30% इंक्रीज होता, 20% डिक्रीज हो जाता, और मेरे से बोल देता कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। मैं कुछ नहीं करता, मैं सीधे बोलता भैया 30, ये डिक्रीज है तो माइनस में जाएगा, प्लस ब्रैकेट में लिखूंगा 30, दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा -20 अपॉन 100। ये देखूंगा ये आ गया 10 -6 = 4। सिंस मेरा जो साइन है वो पॉजिटिव में है, तो मैं बोलूँगा नेट इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि नेट इफेक्ट इट इज इंक्रीज। कितना इंक्रीज? 4%। बहुत सिंपल है। इसी की जगह अगर मेरे से बोल देता कि 30% डिक्रीज है और 20% डिक्रीज है, तो व्हाट इज द नेट चेंज, कितना चेंज आएगा? मैं बोलूँगा -30 -20 प्लस ब्रैकेट में -30 -20 अपॉन 100। मैं इसको इस तरह से इसलिए लिखता हूँ, कई लोग यहाँ पे डायरेक्ट डालने के चक्कर में ना कैलकुलेशन मिस्टेक अक्सर यहाँ पे कर देते हैं XY के, तो बेटर है कि आप वो पूरा टर्म लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई होगा कर लीजिए। तो ये आ गया -50 प्लस 6 = -44, यानी कि जो नेट इफेक्ट चेंज होगा वो 44% होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जो साइन है वो नेगेटिव में है। ठीक है, अब इसको हम एक अगले लेवल पे जाते हैं। मेरे से बोलता है कि सपोज जो क्वांटिटी है उसमें 20% इंक्रीज होता है, ठीक है, फिर 30% डिक्रीज होता है, फिर 10% इंक्रीज होता है, और आपसे पूछता है कि व्हाट इज द नेट इफेक्ट, क्या चेंज आएगा परसेंटेज में, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। ठीक है, तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, पहले बार में ये दो क्वांटिटी ले लो, ठीक है, तो ये लिखोगे 20 -30 प्लस 20 × -30 अपॉन 100, ये निकल के आएगा -10 -6 = -16। ठीक है, अब उसके बाद ये 10% इंक्रीज हुआ है, अब इस -16 को इसके साथ ले जाओ, सेम फॉर्मूला में पुट करो, -16 प्लस 10 प्लस -16 × 10 अपॉन 100, और जो ये वैल्यू निकल के आएगी वो निकाल के बता दो। ये होगा -6 और ये कटेगा -1.6, इट इज इक्वल टू -7.6। ठीक, अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? तो मतलब पहले दो वैल्यू लो, उसके बाद अगले वैल्यू से ले लो। एक मजे की बात आपको और दिखाता हूँ। सपोज को मैं पहले इंक्रीज वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ये आंसर याद हो गया? ठीक, चलो छोटी कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे ले लेते हैं, छोटा छोटा लिख लेंगे। मैं पहले इंक्रीज वाला लेता हूँ, 20 पर मैंने इंटरचेंज कर दिया, 20 और 10 पहले लेंगे और 30 हमने सोचा चलो बाद में लेते हैं क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, तो 20 प्लस 10 प्लस 20 × 10 अपॉन 100, कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए। तो ये निकल के आया 20 प्लस 10 इट इज 30 प्लस 2 32। ठीक है, अब
ये नेगेटिव वाला, अब इसका 32 आया इसके साथ, 32 माइनस 30 माइनस प्लस 32 इंटू माइनस 30 अपॉन 100, इट इज 2 माइनस 9.6 माइनस 7.6। तो दोनों की वैल्यू तुम देखना, आप देखना सेम आ रही है। इसका मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं अगर इंटरचेंज कर दूं तो मेरे आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पहले पॉजिटिव वैल्यूज ले लो या फिर पहले नेगेटिव वैल्यूज निकाल लो, देख लो कितना नेगेटिव है, फिर उसके साथ चेंज कर लो, ठीक है। और बाकी अगर 3 क्वांटिटीज दी हुई हैं और अगर आपको कोई फॉर्मूला चाहिए कि भैया x% चेंज है, y% चेंज है और z% चेंज है और नया फॉर्मूला याद रखना है, आई वोंट एडवाइस, बट अगर फिर भी मन है तो आप इसकी जगह ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, x प्लस वाई प्लस जेड। जब मैं प्लस लिख रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लस में ही होगा, साइन इसका वही होगा जो एज पर द इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव लिखोगे, डिक्रीज होगा तो निगेटिव लिखोगे, ये हमेशा याद रखना। प्लस का मतलब ये नहीं कि यहां पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 1000, इसमें भी पुट 10,000, ये एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसमें भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो किस ऑर्डर में आप कर रहे हैं, यहां से देखो किस ऑर्डर में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये ज्यादा सही लगता है क्योंकि एक छोटा सा फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 याद रखना ज़्यादा आसान है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स के चांसेस घट जाते हैं उस फॉर्मूले के कंपैरिजन में। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको सहूलियत है कर सकते हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ये आपका अपना चॉइस है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है ये आपको डिसाइड करना है, आप किस में कंफर्टेबल हैं, ठीक है। दोनों से उत्तर लेकिन सेम आएगा। अब एक सवाल है, ए सपोज करो 20% इंक्रीज होता है और बाद में 20% डिक्रीज होता है और आपसे सवाल पूछ दिया कि कितना परसेंटेज चेंज है, आप बोलोगे भैया सीधा सा तो है, 20 इंक्रीज हुआ 20 डिक्रीज हुआ, इट इज 0। ये नहीं होगा, इसका सीधा सा मतलब है +20 -20 प्लस 20 इंटू -20 अपॉन 100 दैट इज -4%, मतलब 4% एक्चुअली वो डिक्रीज करेगा। तो ये सक्सेसिव चेंज में आपको हमेशा याद कर रखना है। अच्छा, इसका एप्लीकेशन क्या है, देखिए इसका एप्लीकेशन ये है, जब भी कोई चीज़ें दी होंगी लाइक लेट्स से एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन कर रही हैं, सपोज कोई एक क्वांटिटी है जो इनके मल्टीपल के चलते वेरी कर रही है, ध्यान से सुनिएगा। सपोज कोई क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, वो दो चीज़ों के मल्टीपल के चलते वेरी कर दी और मेरे से पूछता है कि इसमें चेंज के चलते इसमें क्या चेंज आएगा, तो आप ये फॉर्मूला सीधा लगा सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे कि सपोज एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, और मेरे से सवाल पूछ दिया कि L में x% चेंज है, ये इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्रेथ में y% चेंज है, ये इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो एरिया में कितना चेंज होगा, डेल्टा एरिया में कितना परसेंटेज वाइज कितना चेंज होगा, तो मैं यही फॉर्मूला यूज कर दूंगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। और मैं यहां तक सीमित नहीं रहूंगा, मेरे पास अगर कोई क्वांटिटी है, लेट से एरिया ऑफ स्क्वायर a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पता है आपको साइड स्क्वायर होता है, और मेरे से बोल दिया कि एरिया में x% चेंज है, तो ओवरऑल एरिया में क्या चेंज होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो घुमा फिरा के दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन ही तो है, तो इसी फॉर्मूले को मैं पुट करूंगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, दैट इज यहां पे लिखूंगा a डेल्टा ए, मतलब ए में कितना परसेंटेज चेंज है, प्लस डेल्टा ए
या फिर आप यू कह लीजिए, डेल्टा नहीं लिखता, आप कंफ्यूज ना कर जाएं। मेरे से बोला था कि x% चेंज है ना, तो ये वाला फॉर्मूला मेरे को दिमाग में ध्यान है, तो इसकी में भी चेंज हो रहा है x का, इसमें भी चेंज हो रहा है x का, तो x की वैल्यू x ही है, y की वैल्यू भी x है, x प्लस x इंटू वाई की वैल्यू अगेन x अपॉन 100, तो ये निकल के आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले से मैं कई सारी चीज़ें जहाँ पे भी चेंजेज आएंगे, जहाँ पे भी कोई क्वांटिटी किसी चीज़ के मल्टीपल के चलते वेरी कर रही है, मैं निकाल सकता हूँ। मैं आपको और अच्छे से इस चीज़ को समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ, इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ दी हुई है। लेंथ में मेरे से बोला गया कि लेट से 20% इंक्रीज है, और ब्रेथ में बोला गया 30% डिक्रीज है। तो मेरे से पूछ लिया गया कि एरिया में कितना चेंज है, तो मैं सीधे बोलूँगा +20 -30 प्लस 20 इंटू -30 अपॉन 100, और मैं ये क्या बोलूँगा, ये मैं बोलूँगा -10 -6 दैट इज 16%। अब मेरे से बोलता है एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है, लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है और लेंथ में केवल 20% इंक्रीज है, और मेरे से पूछा एरिया में कितना चेंज है, और ब्रेथ में कोई चेंज नहीं है, इसमें चेंज डेल्टा बी इज इक्वल टू 0। तो मेरे से एरिया में चेंज पूछा है, तो मैं यहां पे बोलूंगा +20 प्लस 0, +20 प्लस 0, क्योंकि बी में कोई चेंज नहीं है तो हम 0 लिख देंगे, +20 इंटू 0 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू, सीधे मैं बोलूंगा कि अगर लेंथ 20% इंक्रीज करेगा तो एरिया भी 20% इंक्रीज कर जाएगा। आप समझ रहे हैं इस फॉर्मूले का यूसेज। अगर मेरे से बोलता है कि लेट से एरिया ऑफ ए स्क्वायर, लेट से एरिया ऑफ ए स्क्वायर, और जो एरिया है, अब ये जो साइड है, साइड में इंक्रीज किया है हमने 30% का, तो मेरे से पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज करेगा, तो मेरे को पता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, दो चीज़ों का मल्टीपल है। सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन x और y की वैल्यू चूंकि सेम है, तो मैं पुट करूंगा 30 प्लस 30 इंटू 30 अपॉन 100, निकालूंगा, ये आएगा 69%। अगर मेरे से यही इसी की जगह क्वेश्चन होता कि साइड में 30% डिक्रीज है, तो मैं क्या करूंगा, -30 प्लस -30। एक चीज याद रखना, साइन के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, ये गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा, अपॉन 100, डिक्रीज है तो -60 प्लस 9 इट इज इक्वल टू -51%। तो अगर 30% डिक्रीज होगा तो 51% डिक्रीज होगा एरिया में। ठीक है, और समझते हैं। सर्कल दिया हुआ है, आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल इज πr², और मेरे से बोल दिया कि भैया रेडियस में 5% इंक्रीज हो गया, तो एरिया में नेट चेंज क्या होगा। हम कांस्टेंट को इग्नोर हमेशा कर देंगे इस केस में, परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है, तो नए एरिया में परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100 इट इज इक्वल टू 10 प्लस 5 5 25 0.25 दैट इज 10.25। हर जगह पे ये चीज अप्लाई होगी। आपके पास सिलेंडर का दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, A इक्वल टू πr²h। अगला लेवल तो मुझे दिख रहा है, इसका मतलब सिलेंडर का है पाई इंटू r इंटू h लिख सकता हूं। रेडियस में बोला मेरे से कि x% इंक्रीज है और हाइट में इंक्रीज है y, तो मैं क्या बोलूंगा भैया, इसमें x इंक्रीज है तो वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, x प्लस वाई, यहाँ पे y नहीं मान लेता, इसको मैं a मान लेता हूं, तो x और इसमें भी इंक्रीज हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, x इंटू एक्स हो जाएगा ना, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब ये जो भी वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को a के साथ ले लूंगा, ये अगर मैं मान लेता हूं b है, देन इट विल बिकम b प्लस a प्लस ba बाई 100। एग्जाम्पल से बताता हूं, आप ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब ऐसे बोल रहा है मेरे से कि एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर याद है ना, ये वाला, ठीक है, ये वॉल्यूम था, याद आया, ठीक है।
तो मेरे से रेडियस बोला 20% इंक्रीज हुआ, हाइट जो है वो 30% डिक्रीज हुआ, तो व्हाट इज द नेट इफेक्ट इन द वॉल्यूम? ये वॉल्यूम होगा यार, इट इज नॉट द एरिया, इट इज वॉल्यूम। ठीक है, तो नेट इसमें क्या चेंज हुआ ये निकल के आएगा। देखो पहले आर के टर्म्स में क्या चेंज है, जो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, इट इज 40 प्लस 4 दैट इज 44। अब हाइट में 30% डिक्रीज है, मैं करूंगा 44 माइनस 30 माइनस प्लस 40 इंटू माइनस 30 अपॉन 100, और ये मैं बोलूंगा ये नेट चेंज इन वॉल्यूम है। तो मतलब कोई क्वांटिटी अगर 2 नंबर के मल्टीपल्स पे है या फिर इवन स्क्वायर फॉर्म में भी, तो आप x प्लस वाई प्लस जेड, ये फॉर्मूला ऐसा है जो आपको हर जगह आपका साथ देगा, हर जगह। इसको समझ लो, कोई भी एरिया ले लो, क्यूबॉइड का एरिया ले लो, आप क्या कहते हैं कहीं पे भी चले जाओ, आप ये हमेशा वो करेगा, लेंथ टू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड, तो ओवरऑल चेंज इज ऑलवेज विल बी दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके सवाल आराम से कर सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है। अब सपोज करो एरिया ऑफ क्यूब दे दिया, क्यूब एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर, इसमें आपसे बोल दिया ए में 20% चेंज है, बोलेगा कि नेट एरिया क्यूब के स्क्वायर में कितना चेंज आएगा, तो आप क्या बोलोगे 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, इट इज इक्वल टू 44। अब आपसे बोल दिया कि भैया हमें क्यूब का वॉल्यूम तो पता है कि ए क्यूब होता है, कितना % चेंज है, तो मैं इसको देख सकता हूँ ए इंटू ए, तो पहले मैं इसको निकालूंगा। ठीक है, ये आ गया 44 और ये मेरे को पता है ये दिया हुआ है 20, तो मैं करूँगा 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20 अपॉन 100, ये नेट चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैं करता चला जाऊँगा। ठीक है, अब जैसे एक्सपेंडिचर देते हैं, एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन जो भी आते हैं आपके, एक्सपेंडिचर वाले सवाल, जैसे प्राइस इंटू क्वांटिटी परचेज, क्या प्राइस है इंटू आपने क्या क्वांटिटी खरीदी है, तो वो पूछते हैं ना कई बार कि भाई प्राइस में, अब इस टाइप के सवाल में क्या आ जाता है, सपोज मैंने प्राइस मान लिया कि x% चेंज है और क्वांटिटी में y% चेंज हमें करना, और कभी कभी इसमें इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हमारा जो प्राइस है वो x% इंक्रीज कर गया, हमारा जो प्राइस है वो x% इंक्रीज कर गया, हम क्वांटिटी में क्या चेंज करें कि हमारा खर्चा सेम रहे। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो एक्सपेंडिचर वो प्राइस इंटू क्वांटिटी है। भाई 5 रुपए का केला है और 12 केले 60 रुपए का है, अगर मेरा प्राइस x% बढ़ गया तो क्वांटिटी कितनी मैं चेंज कर दूं कि मेरा खर्चा सेम रहे, तो मैं क्या करूंगा x और इसको मान लूंगा इसमें y, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे को नेट चेंज तो 0 चाहिए था, पुट कर दूंगा आंसर निकल आएगा। टोटल रेवेन्यू, जैसे टिकट होगा आप बेचते हैं, मतलब टिकट आप नहीं बेचते हैं, मतलब जैसे बिकते हैं, तो टोटल रेवेन्यू प्राइस ऑफ द टिकट इनटू नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, या सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, या स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, या स्फीयर का सरफेस या 4 पाई आर स्क्वायर। हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके और दिखाता हूं। अगर दिया हुआ है सपोज लेंथ ऑफ एरिया, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, जो एक रेक्टेंगल का लेंथ है वो 20% हमने इंक्रीज कर दिया। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ हमने 20% इंक्रीज कर दिया, बट हम चाहते हैं कि हमारा एरिया सेम रहे, एरिया चेंज ना हो, तो हमें ब्रेथ में कितना % चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और मैं चाहता हूँ ये 0 आ जाए, तो इसमें लेंथ में 20% इंक्रीज हो रहा है, ब्रेथ का मुझे नहीं पता, प्लस 20 इंटू बी अपॉन 100 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू निकालूंगा, ये निकल के आएगा बाई 5, इट इज 6b बाई 5 इक्वल टू -20, ये ऊपर जाएगा -20 इंटू 5 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू b। इतना % चेंज करेंगे तो हमारा जवाब निकल जाएगा। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली 16.66%। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 16 6 96 होता है, तो 16 6
0.66% चेंज आपको करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करके ना बहुत सारे इस तरह से सवाल किए जा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू इस पे मल्टीपल पे डिपेंडेंट हो, और अगर 3 दिया हो XYZ तो पहले ये ले लो फिर ये ले लो, नहीं तो वो वाला फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हैं, बहुत आसान सवाल हैं। अब एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, परसेंटेज पॉइंट वाली बात है। परसेंटेज पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट अगर लिख दिया, परसेंट के साथ पॉइंट लिखता है तो ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी हो गई, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो अगर मेरे से बोलता है 20% में देयर इज द 10% इंक्रीज इन परसेंटेज पॉइंट, एक तो ये स्टेटमेंट हो सकता है 20% में देयर इज 10% इंक्रीज इन परसेंटेज पॉइंट, ठीक है, और एक तरफ ये बोलता है 20% में देयर इज 10% इंक्रीज। तो यहां पे अगर परसेंटेज पॉइंट लिख दिया ना तो मैं सीधे बोलूंगा ये है 30%, अब ऐड कर दूंगा सीधे, वो कैलकुलेशन नहीं करूंगा। लेकिन यहां पे 20% में 10% इंक्रीज हो रहा है तो मैं बोलूंगा इसका 10% होता है 2, तो इट बिकम्स 22%। तो ये डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप, ये चीज़ आपको इसीलिए मैंने बताई है, कभी आ सकता है तो घबराना नहीं है। अच्छा, कुछ और भी टर्म्स हैं जैसे आपका एप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें आएंगी। एप्रिसिएशन, भाई किसी चीज़ में एप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया रुपीज़ की वैल्यू में एंड ऑल, या फिर कोई सामान खरीदा तो उसकी वैल्यू में एप्रिसिएट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन को हमेशा आप पॉजिटिव में लेते हैं, डेप्रिसिएशन वाली चीज़ों को आप निगेटिव में लेते हैं। जैसे एक मशीन थी, सपोज देयर इज अ मशीन, ये आपने 50 लाख की खरीदी, ठीक है, आपने 50 लाख की एक मशीन खरीद ली, और हर साल ईच ईयर इसका जो प्राइस था वो 20% से डेप्रिसिएट कर रहा था, ठीक है, इसका प्राइस हर साल 20% से डेप्रिसिएट कर रहा था। तो अगर मेरे से पूछेगा कि 5 साल बाद इस मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैं सीधे कुछ नहीं करूंगा, 50 इंटू 20% डेप्रिसिएट किया तो फर्स्ट ईयर 80/100, वही 100 - 20/100, ये मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। (80/100). बाकी हम ये भी कर सकते हैं, अगर ऐसा रिपीटिशन है तो 80/100 अपॉन आर कर सकते हैं, जो कि 5 साल दिया तो 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो ये पूरे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट थे। इसी बेसिस पे अब आप पाएंगे कि अगली क्लास में कि सारे क्वेश्चंस किए जा पा रहे होंगे आपके। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और हमें सपोर्ट करना। क्योंकि देखो यार, अगर आप जब वीडियो लाइक करते हो ना तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि भाई चलो आप लोगों को पसंद तो आ रहा है। तो अगर पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना कि सर हमें पसंद आ रहा है, आप जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा है, हमारे काम का है। और बाकी अगर आप टेलीग्राम पर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो यार यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश ज्वाइन कर लीजिए। और इन सारी चीज़ों के बारे में हम अक्सर बात करते ही रहते हैं, फिर करेंगे। और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सीसेट के सारे सवाल डिमोलिश करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, दिखाते हैं कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके किस तरीके से आप इन सारे सवालों को कर सकते हैं। सो इट वॉज नीलेश कुमार सिंह, योर सीसेट मेंटर। थैंक यू वेरी मच।